वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 6/7/2023 को एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन संख्या 4, संविदा नर्स भर्ती। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ANM भर्ती के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो वो ज़रूर देखें। अगर आपने GNM की हुई यानी जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का कोर्स किया हुआ है और आप संविदा नर्सिंग में आप अपना जो भी करियर है वो शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आवेदन पत्र है वो आमंत्रित किए गए और जिसके लिए नॉन TSP क्षेत्र के 1400 और TSP क्षेत्र के 188 यानी कुल मिलाकर के 1588 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन जो मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो RSMB की बोर्ड की साइट पर आप जाएंगे, अधीनस्थ सेवा बोर्ड की, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आपको SSO में जाना है। SSO ID आपने अगर नहीं बनाई है तो सबसे पहले आपको SSO ID बनानी है, जिसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। SSO ID बनाने के बाद में उसमें आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, 10वीं 12वीं या जो भी आपकी नर्सिंग का सर्टिफिकेट वगैरह है, उसमें आधार में, जन आधार में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच नहीं हो, नहीं तो आपके बाद में समस्या आएगी। तो फिर वो OTR करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म पूरा भरें, उसके बाद एप्लीकेशन ID जनरेट होगी, तभी आप उसको सबमिट माने, अन्यथा वो सबमिट नहीं माना जाएगा। इस संबंध में अगर आपकी कोई भी समस्या आती है तो ईमेल कर सकते हैं हेल्प डेस्क पे, और इसके अलावा ये जो नंबर दिए हुए हैं इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब आवेदन जो शुल्क है वो आपको सबसे पहले बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे SSO लॉगिन के द्वारा, तो आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में आपको सामान्य वर्ग या क्रीमी लेयर के OBC या अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है जो क्रीमी लेयर में उनके 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS के क्रम जो भी स्टूडेंट है या कैंडिडेट है, अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक है, उन सभी को 400 रुपये भरने हैं, और समस्त जो दिव्यांगजन है उनको 400 रुपये शुल्क है। इसके अलावा राज्य सरकार विभिन्न राज्यों से अनुसूचित जाति जनजाति या किसी भी रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और राजस्थान के बाहर का है तो वो सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। उसके लिए सामान्य शुल्क 600 रुपये देना पड़ेगा। शुल्क है वो जो लौटा नहीं जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो TSP क्षेत्र के, जो नॉन TSP क्षेत्र है, गैर अनुसूचित क्षेत्र, उसमें जो पोस्टें हैं वो 1400 पोस्ट है और काफ़ी बड़ी संख्या पोस्ट है, जिसमें सामान्य जो पुरुषों की संख्या है वो है 254, सामान्य महिला की 204, विधवाओं की 40, परित्यक्ता की 10, ये कैटेगरी होगी। अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट उनमें 111 सीटें सामान्य पुरुष की, और उसकी महिलाओं की 90, विधवा की 17 और परित्यक्ता की 4। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति की सीटें, OBC की, अति पिछड़ा वर्ग की, आर्थिक रूप से कमजोर EWS की, और 12 जिले की जो भी सीटें हैं। इसके अलावा जो 36 जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो विशेष योगी जन और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको अपनी कैटेगरी में, जो भी जिस कैटेगरी में वो आएंगे उसमें मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP क्षेत्र जो है उसके 188 पद है, जिसमें सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति के पद है। ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हो वो आप राजस्थान के मूल निवासी हो, तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। राजस्थान के बाहर के जो भी स्टूडेंट है वो सामान्य माने जाएंगे, और जो भी श्रेणी हो उसका सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। इसके अलावा जैसे इसमें लिखा हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दे होगा, यानी जो भी राज्य सरकार के नियम होंगे वो दे होगा। महिलाओं को जो भी आय प्रमाण पत्र या जो भी आय वगैरह या जो भी सर्टिफिकेट बनाना है वो पति के नाम का नहीं बना करके पिता के नाम का बनाना है। इसमें लिखा हुआ है कि महिला आवेदक है उसको पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जो भी सर्टिफिकेट है प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमी लेयर का प्रस्तुत करना पड़ेगा। पति के नाम का आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा जो भी महिलाओं के लिए पद आरक्षित है उसके संबंध में विस्तार से दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज भी इसमें दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों के जो भी संबंधित जो पद है आरक्षित है उनको अपनी जो भी सैनिक कल्याण बोर्ड से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी जो सीटें 2% रिजर्व है, उसमें उस कैटेगरी में वही कैंडिडेट आवेदन करेंगे जिनके पास में ये इस तरह के सर्टिफिकेट हो, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में या तो देश व्यक्तिगत रूप से या टीम स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, या अन्य जो भी आगे कैटेगरी है जैसे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें व्यक्तिगत रूप से या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, भाग लेना नहीं मेडल जीता हो, इनको विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें कई स्टूडेंट जो खास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैंने टीम में भाग लिया है, तो इसमें लिखा हुआ है कि या तो व्यक्तिगत रूप से या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो,
पार्टिसिपेट का नहीं होगा, मेडल जीता हो तो वो पत्र होगा। इस तरीके से जो भी इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आप अच्छी तरह से देख लें। दिव्यांगजन जो भी है उनकी 4% जो आरक्षण है उनमें लो विजन है या सेरेब्रल पल्सी, लेप्रोसी या ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम वगैरह जो भी है, डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस वगैरह जो भी सर्टिफिकेट है उसके अनुसार उनको फायदा मिलेगा। लेकिन सक्षम अधिकारी का जो प्रमाण पत्र हो वो और दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र उसमें कम से कम 40% यानी 40% या उससे अधिक का होना चाहिए। बिलो 40% है वो वैलिड नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी है उनके लिए नियमानुसार जो भी उनका सर्टिफिकेट वगैरह है वो उनके पास होना जरूरी है। वेतनमान इसके लिए 18,900 रुपये प्रतिमाह होगा और जो फिक्स होगा। इसके बाद में इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता, तो जीएनएम कोर्स होना चाहिए उनके पास में, यानी जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी, या इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी संस्था है उसके द्वारा जीएनएम या उससे समकक्ष कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा उसके साथ रजिस्ट्रेशन इन द राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जो आरएनसी यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये दोनों शर्तें होनी चाहिए, यानी जीएनएम की डिग्री भी होनी चाहिए और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और शैक्षिक योग्यता है वो आवेदन जो भी तारीख करें उसके पूर्व की होनी चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसके पास में उस दिन की आपके पास में योग्यता होनी जरूरी है। और अंतिम तिथि के पश्चात अगर कोई योग्यता अर्जित की जाती है तो वो मान्य नहीं होगी, वो अपात्र घोषित किए जाएंगे। अन्य जो भी शर्तें हैं वो कि एक तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए और जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय आपके पास में पंजीकरण संख्या वगैरह वो सारे होने चाहिए। अन्य योग्यता में स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए जो भी इस कार्य के लिए उपयुक्त हो, चरित्र अच्छा होना चाहिए और जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा उत्तीर्ण की है वहाँ का सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो होना जरूरी है। और इसके अलावा दो उत्तरदायी व्यक्तियों का प्रमाण पत्र भी वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय है वो उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीयता के संबंध में भारत के नागरिक, नेपाल, भूटान के प्रजाजन और अन्य जो भी है वो भी आवेदन कर सकते हैं। आयु के संबंध में 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी कम से कम 21 हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ये विशेष ध्यान रखें। और अधिकतम आयु सीमा में जो कैटेगरी वाइज है, ST SC जो भी कैंडिडेट है, EWS वगैरह रिजर्व कैटेगरी 5 साल की, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की अतिरिक्त छूट है, यानी 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS की जो भी महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट है, वो 50 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 50 वर्ष है और कोई अन्य कारण है तो 2 वर्ष एक्स्ट्रा जो भी है। इसके अलावा विधवाओं और विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई छूट नहीं है, वो रिटायरमेंट की आयु तक यानी 60 साल तक आवेदन कर सकती है। अब इसमें विधवा कैटेगरी में जो भी महिला उसको सक्षम अधिकारी से पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर विच्छिन्न महिला है, परित्यक्ता महिला है, तो सक्षम अधिकारी न्यायालय द्वारा जो भी डिग्री है, कोर्ट की जो डिग्री है, तलाकनामा है, वो होना जरूरी है, तभी उस कैटेगरी में उसको बेनिफिट मिलेगा। दिव्यांगजन जो भी है उनको भी 5 साल की छूट दी होगी, लेकिन उनके पास में अबव 40% या 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये है। इसके अलावा विवाह पंजीयन के संबंध में अगर आपका विवाह है तो पंजीयन होना अनिवार्य है, उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो वो आप तैयार करवा लें। जो भी परीक्षा शुल्क है वो आपको 10 जुलाई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 8 अगस्त तक आप नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी तरीके से जन आधार से या खुद भी आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको SSO ID बनानी है, उसके बाद में SSO ID में आपको OTR करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आप वो फॉर्म भर सकते हैं। और ये लिंक है 8 अगस्त की रात को बंद हो जाएगा, उससे पहले पहले आप कर दें। और किसी भी भर्ती में मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें, क्योंकि अंतिम दिनों में साइट पे लोड बढ़ जाता है सर्वर पे और कई तरह की समस्या आती है फॉर्म भरने में। तो यथासंभव जब भी आपके पास में डॉक्यूमेंट सारे तैयार हो आप फॉर्म भर दें, ताकि आपको बाद में समस्या नहीं हो। इसके लिए जो भी परीक्षा है उसका जो आयोजन है वो संभावित तिथि है वो 24 सितंबर 2023 को होगी। और इसके संबंध में जो भी डिटेल्स होगी वो वेबसाइट पे आपको, या आप जो भी मोबाइल नंबर वगैरह ईमेल आईडी देंगे उसमें मिल जाएगी। प्रवेश पत्र भी आपको ऑनलाइन मिलेंगे, लेकिन विशेष रूप से ये ध्यान रखें जब भी आप फॉर्म भरें आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद का दें। और अगर आप किसी भी क्रम में पहले से सरकारी क्रम सेवा में है, किसी भी उपक्रम में है, तो आपको अपने नियोक्ता से इस संबंध में आवेदन करके आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है, अनुमति उनकी लेनी है, अनुमति के लिए आवेदन कर देना है। जब तक एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट आएगा तब तक आपके पास में अनापत्ति प्रमाण पत्र आ जाएगा। तो जब भी आप आवेदन कर रहे हैं उस समय आप अनापत्ति के लिए अप्लाई कर दें। इसके अलावा कौन कौन अयोग्य होंगे, तो ऐसे पुरुष जिनकी 1 से अधिक जीवित पत्नी हो, या ऐसी महिला जिसने उस पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से पत्नी हो, या अन्य जो भी 2 से अधिक संतान 1/6/2002 या उसके बाद में 2 से अधिक संतान हो, या जो भी इस संबंध में जो भी नियम राज्य सरकार के हैं वो है। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के लिए आपको सीधा सा सिस्टम है कि आपको जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको एक तो शुल्क जमा कराना है,
SSO ID से आपको आवेदन करना है और उस OTR करना है, और जब भी आपके एप्लीकेशन ID आ जाए तभी आप उसको फाइनल सबमिट माने। और इसके लिए आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ोटो 50 से 100 KB का होना चाहिए, हस्ताक्षर है वो 50 से या 20 से 50 KB तक के होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। ये जो भी है, इसके अलावा जो परीक्षा का शुल्क है, ये प्रवेश पत्र है वो समय पर अपलोड किए जाएंगे, और अगर परीक्षा में आपत्ति होगी तो उसके लिए 100 रुपये शुल्क जमा कराना है, वो बात की बात है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई गलती रह जाती है तो अंतिम तारीख के बाद में 7 दिनों तक, यानी जैसे 8 अगस्त को फॉर्म भरे जाएंगे लास्ट, उसके बाद से 7 दिनों में 300 रुपये का शुल्क दे करके आप कुछ करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ कि OTR में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, खास करके अपने नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में और जो भी लिंक कैटेगरी वगैरह है उसमें आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो वो आप जरूर ध्यान रखें कि OTR करते समय ही आप ध्यान रखें। OTR में आप जब जैसे जनाधार से, आधार से डाटा फैच कर रहे हैं, उसमें अगर आपका नाम वगैरह गलत आ रहा है तो आप पहले जो भी डॉक्यूमेंट है आधार, जनाधार, उसको सही करवा लें, उसके बाद ही उसको फाइनल सबमिट करें, नहीं तो आपके वो गलती है वो बाद में समस्या करेगी। तो ये विशेष ध्यान रखें। और OTR के अलावा जो भी है उनमें आप संशोधन कर पाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और जो भी प्रमाण पत्र हो वो आपके सक्षम अधिकारी का हो, निर्धारित अवधि का हो। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र है वो आपको आरक्षित वर्ग के है तो उसके संबंध जो भी कैटेगरी है उसके सर्टिफिकेट आपके पास में मूल रूप से ओरिजिनल होने चाहिए और वैध अवधि के होने चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। और जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में जैसे ST SC का है तो वो जीवन पर्यंत होगा, OBC का सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए मान्य होता है, 2 साल तक उसको शपथ पत्र के आधार पे घोषणा उसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि EWS का सर्टिफिकेट है तो वो भी 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है, लेकिन उसी दायरे में आ रहे हैं तो 2 वर्ष के लिए उसको शपथ पत्र दे करके एक्सटेंड कर सकते हैं, अधिकतम 3 वर्ष के लिए ऐसा किया जा सकता है। और जो भी दस्तावेज हो वो आपके आयु से संबंधित हो, विवाह की स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो भी कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहें वो आपके पास में जब भी आवेदन कर रहे हो उस अंतिम तारीख से पहले का होना जरूरी है, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। और अन्य जो भी शर्तें हैं वो आप देख सकते हैं। अगर गलत साधनों का प्रयोग करेंगे तो नियमानुसार आपके खिलाफ में जो भी कार्रवाई होगी। अब परीक्षा होगी, उसका जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा। मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, एक प्रश्न के 4 अंक होंगे और गलत प्रश्न के यानी नेगेटिव मार्किंग होंगी, 1/4 है वो डिडक्ट होंगे। पाठ्यक्रम है उसमें 55 प्रश्न है, वो तो जो भी प्रोफेशनल योग्यता है जो डिपार्टमेंट है जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो भी अपने जो भी आपका कोर्स है उसके संबंधित है, जैसे ग्रोथ डिसऑर्डर, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, बैलेंस डाइट वगैरह ये। इसके अलावा जो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित 15 प्रश्न होंगे, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न, करंट नॉलेज से संबंधित 5 प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न और सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण से संबंधित 15 प्रश्न, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न है वो आपके पेपर में होंगे। और इसके लिए जो बोर्ड की वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं, rsmb.rajasthan.gov, इस पर जाकर के आप पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये पूरी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ENM से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर उस संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो वो भी वीडियो आप अपने मेरे टेलीग्राम चैनल से उसका भी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो वीडियो भी आप चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी थी GNM यानी संविदा नर्स भर्ती के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए या पे मैनेजर, साला दर्पण, इनकम टैक्स से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो है उनके लिए आप एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।